जो लोग जन्म लेते हैं वे जानते हैं कि खुशी पहली भावना है जिसे लोग महसूस करते हैं। हालांकि 33 सेकंड के बाद दूसरी भावना उदासी पैदा होती है। लेकिन हमें उदासी की आवश्यकता क्यों है? इस समय बगल में लेले भी इसे समझ नहीं पा रही थी। जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, न केवल उसके मस्तिष्क में डर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बुलबुला दिखाई दिया, बल्कि यह हमेशा समय पर उसके शरीर को नियंत्रित कर सकता था ताकि वह डर से बच सके। लड़की के खतरे में पड़ने से पहले ही कुछ दुर्घटनाएं हो चुकी थीं। वहाँ कुछ घिनौने शब्द भी थे जो घृणा व्यक्त करते थे। ये हमेशा लड़कियों को उनकी पसंद और नापसंद में अंतर करने, उन चीजों को अस्वीकार करने में मदद कर सकता है जिनसे लड़कियां नफरत करती हैं, और यहाँ तक कि क्रोध को भी दर्शा सकता है जो लड़कियों को उनके असंतोष को व्यक्त करने में मदद कर सकता है। इस तरह लड़की की भावनात्मक टीम बनाई गई थी। हर बार जब वे समन्वय करते थे तो वे लड़की को एक संगत मेमोरी बॉल बनाने में मदद कर सकते थे, और सबसे यादगार स्मृति को लेले द्वारा कोर में रखा जाएगा। इनमें से प्रत्येक मुख्य स्मृति लड़की के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को दर्ज करती है, जैसे उसका पहला आइस हॉकी स्कोर, उसका पहली बार दोस्तों के साथ खेलना, उसका पहली बार ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और वे लड़की के व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। मार्गदर्शन, साथ मिलकर वे इस जीवंत और प्यारे बच्चे का निर्माण करते हैं। एक बच्चे को क्या चिंताएं हो सकती हैं? इसलिए रिले की अधिकांश यादें लेले एक खुशहाल परिवार, एक एकजुट और मैत्रीपूर्ण आइस हॉकी टीम से उत्पन्न होती है, जिससे रिले और उसके दिमाग में 5 छोटे लोग अपने वर्तमान जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। एक निर्णय ने रिले के माता पिता को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने घर को बेच दिया और अपना घर छोड़कर अपरिचित सैन फ्रांसिस्को चले गए। गंदे और नए वातावरण और खाली नए कमरे का सामना करते हुए रिले को यहाँ अनगिनत अनुभव हुए, नकारात्मक यादें। लेकिन सौभाग्य से लेले ने समय रहते काम किया, जिससे रिले की नाखुशी कुछ समय के लिए टल गई। लेकिन उसके पिता के अगले फोन कॉल ने न केवल उसे बताया कि मूविंग कंपनी अगले सप्ताह तक नहीं आएगी, बल्कि यह भी कि उसके पिता को तुरंत काम पर जाना होगा। ऐसी खराब स्थिति से निपटने के लिए लेले ने तुरंत ही चाल चली, भोजन का मोड़ सामने ला दिया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि मूल रूप से स्वादिष्ट पिज्जा को फूलों के साथ जोड़ा गया था, तो भावनात्मक टीम पूरी तरह से उग्र हो गई। इस समय रिले की पारिवारिक पार्टी अचानक तेज हो गई। यह बदल गया। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे सांत्वना दे रही है, लेकिन अचानक वह सुनहरी याद धीरे धीरे नीली पड़ने लगी। ये पता चला कि यूयू नियंत्रण से बाहर हो गई थी। वह स्मृति गेंद को छूने की इच्छा को रोक नहीं पाई, जिससे मूल रूप से सुखद स्मृति दुखद हो गई। लेले ने देखा कि यूयू के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने उसे धीरे धीरे मनाना शुरू कर दिया। रेस्तरां से लेकर समुद्र तट तक, धूप से लेकर बादल तक, यूयू को अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यूयू को कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए लेले उसे लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे ब्रेन मैनेजमेंट मैनुअल पढ़ने देने का फैसला करती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह फैसला अप्रत्याशित रूप से लेले की समस्या को हल करने में मदद करता है। एक बड़ी मुसीबत और यूयू की जिंदगी इसकी वजह से बदल गई है। इस समय रिले बहुत उदास मूड में है। कल उसका स्कूल का पहला दिन है। लेले ने रिले को गिराने का फैसला किया। नए स्कूल से प्यार हो गया, जहाँ खुशियों भरी यादें थीं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने सुबह सुबह सभी के काम व्यवस्थित कर दिए। जमीन पर 30 सेंटीमीटर का घेरा बना दिया और यूयू को अंदर रहने और हिलने डुलने से मना कर दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि योयो ने अभी भी इसे गड़बड़ कर दिया था। वह अभी भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी, जिससे रिले को एक दुखद आंतरिक स्मृति उत्पन्न हुई। उसे और यूयू को दीर्घकालिक स्मृति क्षेत्र में रखा गया था। लेले द्वारा प्रदान की गई कोर मेमोरी के बिना रिले खुश भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर सकता था। रिले का मस्तिष्क एक अभूतपूर्व संकट में पड़ गया। लेले और यूयू ने तुरंत नियंत्रण केंद्र में लौटने का फैसला किया, इसलिए दोनों ने निकटतम सार्वजनिक परिवहन चुना, नॉटी आइलैंड का कनेक्टिंग आयरन आर्क। रात के खाने के समय माँ ने रिले से स्कूल जाने के बारे में अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की कोशिश की। टीम में लेले की कमी के कारण रिले के मन में केवल नकारात्मक भावनाएं थीं। माहौल बिगड़ता देख माँ चाहती थी कि पिता इस समस्या का समाधान करें, लेकिन पिता ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। समस्या हल करने के बजाय उनकी उदासीनता ने स्थिति को और खराब कर दिया। गुस्से में रिले अपने कमरे में चली गई और महसूस किया कि उसके पिता भावनात्मक रूप से परेशान थे। वह उन्हें सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के सीधे स्वभाव के कारण वह असहाय महसूस कर रही थी। रिले का शरारती स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिससे उसका शरारती द्वीप भी प्रभावित होने लगा और गिरने लगा। हालांकि लेले और योयो इस आपदा से बच गए। रिले केवल फ्रेंडशिप आइलैंड से वापस जाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन स्मृति क्षेत्र भूल भुलैया जैसा था, जहां गलियारे और अलमारियां रास्ता रोक रही थीं। दूसरी ओर जाना उसके लिए लगभग असंभव था। संयोग से
मस्तिष्क प्रबंधन मैनुअल में शॉर्टकट मार्ग का जिक्र था और रिले ने संयोग से यह पृष्ठ पढ़ लिया। इसलिए वे दोनों फिर से एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मुश्किलें कभी अकेली नहीं आती। रास्ते में रिले और उसके बचपन के दोस्त के बीच एक अप्रिय बातचीत हो गई। इसी दौरान फ्रेंडशिप आइलैंड से आई एक कॉल के कारण अंततः वह द्वीप भी टूटने लगा। स्थिति और भी तनावपूर्ण होती जा रही थी। इस बीच यूयू बहुत निराश थी और अब नेतृत्व नहीं करना चाहती थी। लेले भी हताश थी। तभी उसकी मुलाकात रिले से हुई, जिसने याद किया कि पॉप्सिकल उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जब वह छोटी थी। रिले और पॉप्सिकल के पास एक रॉकेट कार भी थी जो संगीत से चलती थी। इसी दौरान बिंगुन कई वर्षों से स्मृति क्षेत्र में घूम रहा था और इस जगह से परिचित था। लेले और बाकी सभी की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने तुरंत उन्हें एक शॉर्टकट से स्मृति क्षेत्र में पहुंचाने का फैसला किया। जब वे काल्पनिक भूमि पहुंचे तो पॉप्सिकल को रॉकेट कार मिल गई और रिले के काल्पनिक प्रेमी से भी मुलाकात हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही ट्रेन और काल्पनिक प्रेमी उनके जीवन रक्षक बनेंगे। इसी समय रिले अपनी माँ के साथ एक आइस हॉकी खेल में भाग ले रही थी, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण यादों के खो जाने के कारण रिले का खेल बिगड़ने लगा। वह अपनी हॉकी स्टिक नीचे फेंककर गुस्से में अखाड़े से भाग गई। इस दौरान उसके दिमाग में भी असामान्यता आ गई। इस गड़बड़ी में रेनबो स्पीडस्टर को मस्तिष्क की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने परित्यक्त स्मृति क्षेत्र में फेंक दिया। यह एक खतरनाक निर्णय था। एक बार वहां गिरने का मतलब था कि रिले के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। जब पॉप्सिकल ने अपने प्यारे स्पीडी को गिरते देखा तो वह बहुत उदास हो गई। लेले उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पॉप्सिकल पूरी तरह निराशा में डूबी हुई थी। वह स्पीडी और रिले के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद कर रही थी और उस छोटी लड़की की चिंता कर रही थी जो अब अंधकार में गिर गई थी। लेले ने यह सब देखा और महसूस किया कि लोगों को खुश करने की उसकी तरकीबें अब बेकार थीं। यूयू ने भी यह सब देखा। वह धीरे धीरे पॉप्सिकल के पास गई और उसके पास बैठकर सहानुभूति जताई। यूयू के दिलासा देने पर पॉप्सिकल के कैंडी आंसू थम नहीं रहे थे और वह पूरी तरह से टूट गई। जैसे जैसे रिले बड़ी हुई, बचपन से उसका सबसे अच्छा दोस्त अब धीरे धीरे रिले द्वारा भुला दिया गया। समझ गया दर्द का अंतिम घुलने वाला एजेंट है। आइसक्रीम का प्याला आखिरकार शांत हो गया। उदासी मानव स्वभाव का अंतिम निशान है। लेले एक ही जगह स्तब्ध थी। ऐसा लगता है कि उदासी का क्या उपयोग है। समस्या भी सही है। तीनों आखिरकार हब के लिए ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन फिर से एक दुर्घटना हुई। रिले सो गई, जिसके कारण ट्रेन रुक गई, लेकिन संयोग से वे ड्रीम वर्क्स में आ गए। इसलिए उन्होंने तुरंत रिले को जगाने का फैसला किया। यूयू ने रिले को डराकर जगाने का सुझाव दिया। इसलिए उन्होंने दुष्ट जोकर को आकर्षित किया और ड्रीम वर्क्स में सफलतापूर्वक घुस गए। सोई हुई रिले को भी जगाया गया और विचारों की श्रृंखला फिर से शुरू हुई। लेकिन इस समय उसने कभी नहीं सोचा कि नूनू के गलत फैसले के कारण रिले के मन में घर से भागने का विचार आया। एक बार जब यह विचार बाहर आया तो यह नियंत्रण से बाहर हो गया। रिले ने तुरंत अपने गृहनगर वापस जाने के लिए बस ढूंढी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी नकदी नहीं थी। रिले इस विचार से नियंत्रित होकर उसने अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया जब वह ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन इससे इंटीग्रिटी द्वीप का पतन भी हुआ। गिरने वाले मलबे ने ट्रेन की पटरी को तोड़ दिया और वे तीनों फिर से फंस गए। वापस फेंके जाने पर स्मृति के लिए एकमात्र रास्ता फैमिली आइलैंड जाना है, लेकिन रिले के घर से भागने का नतीजा यह है कि फैमिली आइलैंड टूटने की कगार पर है। लेले के पास बहुत कम समय बचा है। स्थिति को संभालने के लिए जल्दी से केंद्र में लौटने के लिए वह यूयू को पीछे छोड़ देती है और झाओ हुई में चली जाती है। गुआंगदाओ अकेला था। हालांकि फिर से एक दुर्घटना हुई। धीरे धीरे ढहते पारिवारिक द्वीप ने गुआंगदाओ को दूर फेंक दिया और लेले और बिंगुन स्मृति अपशिष्ट क्षेत्र में गिर गए। यह अंधेरा था और बेकार यादों से भरा था और ये यादें समय बीतने के साथ गायब हो जाती थीं। धीरे धीरे विघटित होते हुए और एक स्मृति के रूप में पॉप्सिकल नष्ट होने के रहस्य से बच नहीं सकता। अपने शरीर को धीरे धीरे गायब होते देख लेले भी अत्यधिक निराशा में डूब गया। ये पहली बार था जब वह असहाय और दुखी महसूस कर रही थी। वह रिले की मेमोरी बॉल को पकड़े हुए रोई, लेकिन इस पल उसे एक मेमोरी बॉल मिली जो सोने से नीले रंग में बदल गई और पाया कि रिले के पास उदासी के कारण एक सुखद स्मृति थी। लेले इस पल में आखिरकार उसे यकीन हो गया कि उसके 33 सेकंड बाद दिखाई देने वाली यह भावना इतनी बेकार नहीं थी, बल्कि रिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वह समझ गई कि जीवन सिर्फ खुशियों के बारे में नहीं होना चाहिए। वह यूयू को यह सब बताना चाहती थी। उसे यह सब छोड़ना पड़ा नरक में जितनी जल्दी हो सके। अचानक उसे इंद्रधनुषी कार याद आ गई जिसे पहले फेंक दिया गया था। जब वह और पॉप्सिकल बहुत प्रयास के बाद उन्होंने आखिरकार कोने में छिपी उड़ने वाली कार को ढूंढ निकाला। बचपन से रिले का पसंदीदा गाना गाते हुए वे एक ही बार में ऊपर की ओर दौड़ पड़े। हालांकि
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उड़ने वाली कार में पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी और वे फिर से नीचे गिर गए, लेकिन दोनों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आखिरी प्रयास में पॉप्सिकल नीचे कूद गया आखिरी क्षण में। उड़ने वाली कार का वजन कम हो गया और यह उम्मीद के मुताबिक द्वीप पर उड़ गई, लेकिन पॉप्सिकल हमेशा के लिए वहीं रह गया। फिर रिले के काल्पनिक प्रेमी की मदद से उसने अपने प्रेमी के शरीर का सफलतापूर्वक उपयोग करके सीढ़ी बनाई और योयो के साथ सफलतापूर्वक केंद्र तक उड़ान भरी। लेकिन इस समय रिले पहले ही बस में चढ़ चुका था। केंद्र में सभी को संकट का एहसास हुआ और जब वे पीछे हटना चाहते थे, कंसोल उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और अचानक काला हो गया, जिसका मतलब यह भी था कि रिले सभी मानवीय भावनाओं को बंद कर देगी। महत्वपूर्ण क्षण में मरने वाला स्लीप वॉकर चिढ़ गया था। लेले और दूसरा व्यक्ति उस चीज का उपयोग करके सफलतापूर्वक पेड़ के पास पहुंच गए। जब सभी की उम्मीदें लेले पर टिकी थीं, तो उसने छोटे और पारदर्शी यूयू को आगे बढ़ाया और दृढ़ता से उससे कुछ करने के लिए कहा। यूयू ने गहरी सांस ली और सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या हो रहा है। यूयू ने उस जिद्दी विचार को आसानी से शांत कर दिया और कंट्रोल कंसोल को फिर से सक्रिय कर दिया। रिले अचानक जाग गई और आखिरी क्षण में सफल हो गई। कार से उतरने के बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। रिले अपने घर लौट आई और लेले ने खुद यूयू को कोर मेमोरी सौंप दी। इसके बाद यूयू के नियंत्रण में रिले ने अपनी पुरानी यादें वापस पा लीं। अब वह अपने अंदर की भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकी। उसने अपने दिल की सारी बातें कहीं और पिछले कुछ दिनों की शिकायतों को बाहर निकाल दिया। फिर वह अपने माता पिता की बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय रिले आखिरकार 11 साल की हो गई। एक नई कोर मेमोरी बॉल बनाई गई। रिले के माता पिता भी भावुक होकर रो पड़े। लेकिन इस बार कोर मेमोरी बॉल सिर्फ सुनहरी नहीं थी, बल्कि इसमें अलग अलग रंगों की भावनाएं मिश्रित थीं। रिले की भावनाएं अब पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई थीं। उसका कंट्रोल पैनल भी अपडेट हो चुका था। पहले जहां केवल एक ही नियंत्रण था, अब सभी भावनाओं के लिए जगह थी। इसका मतलब था कि रिले अब बड़ी हो रही थी। विकास का अर्थ है दर्द और उदासी को स्वीकार कर पुनर्निर्माण करना। इसका मतलब है कि अपूर्ण स्मृतियों और स्वयं को अपनाना। लोग तभी आगे बढ़ना सीखते हैं जब वे किसी चीज को खोने का अनुभव करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे यादगार दिन वह नहीं होता जब वह सफल होता है, बल्कि वह दिन होता है जब वह टूट जाता है और फिर भी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। जीवन की राह में ठोकरें और मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन कृपया विश्वास रखें कि धूल का एक कण समुद्र के नजारे को नहीं बदल सकता। एक पत्थर नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकता। एक बादल सूरज की रोशनी को नहीं छिपा सकता और कोई भी कठिनाई आपकी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकती। हमेशा याद रखें कि आपके मन में एक पूरी दुनिया है जो आपका साथ दे रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें भाग 2 के लिए।